नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 5 और 6 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर और एमसीक्यू। दोस्तों, कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब आपको यह रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी। 1 फरवरी को प्रतिवर्ष भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक? यह आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं भारतीय तट रक्षक दिवस 2026 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस क्यों मनाया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसी दिन दोस्तों 1 फरवरी 1977 को जो भारतीय तट रक्षक बल यानी कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का की स्थापना हुई थी 1 फरवरी को। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 1 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी 2026 को भारतीय तट रक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस है। तो दोस्तों इस साल जो है 1 फरवरी 2026 में भारतीय तट रक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। समुद्री सुरक्षा और तटीय क्षेत्रों की रक्षा में तट रक्षक बल के योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक? बात हो रही दोस्तों भारतीय तट रक्षक बल की, तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। भारतीय तट रक्षक बल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो पहले महानिदेशक थे वो थे वी कामत और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं परमेश शिवमणि और यह 26वें भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं, ठीक? बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार 2026 किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों मैं ग्रैमी अवार्ड की संडे को क्लास लाऊंगा जिसमें आपको पूरा उसके डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्लास पाने के लिए। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि दलाई लामा को किस श्रेणी में यह पहला ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में इनको यह ग्रैमी अवार्ड दिया गया है दलाई लामा को, ठीक? आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैश्विक स्तर पर प्रशंसित 90 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनका एल्बम जो है वो है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। यह एल्बम है जिसके लिए इन्हें यह ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है यह पहले इनका यह पहला ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है? और इनको किस कैटेगरी में दिया गया है? तो आपको याद रखना है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है, ठीक? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो दोस्तों इन्होंने पहली बार यह अवार्ड जीत कर एक इतिहास भी रच दिया है। तो इसलिए इस पेज पे यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी जो पटना पक्षी अभयारण्य है इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो यह किस राज्य से बिलोंग करता है वो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ठीक? उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य स्थित है, ठीक? जिसको अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है।
दोस्तों इसका नाम पटना पक्षी अभयारण्य है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार की राजधानी पटना में नहीं है या उत्तर प्रदेश में है, ठीक, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक। कौन कौन से स्थल घोषित किए गए हैं? दो। तो पहला तो आपको याद रखना है पटना पक्षी अभयारण्य, और यह उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है, ठीक। वहीं बात करें दूसरा जो है गुजरात का चारी ढांड जो है, यह कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ शहर में स्थित है, जिसे अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक। तो ये दोस्तों जो है दो हैं, एक गुजरात का है और यह उत्तर प्रदेश का है, इन्हें ये दो रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। बात करें दोस्तों तो वर्तमान में भारत में कुल इन दोनों को मिलाकर 98 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 98 रामसर स्थल अब हो गए हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश का दोस्तों यह 11वां रामसर स्थल बना है। जो ये पटना पक्षी अभयारण्य है, यह उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों 11वां रामसर स्थल बना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो दोस्तों अभी हमारे प्यारे भारत देश ने स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है, ठीक। किसने भी विकसित किया है? भारत देश ने। भारत देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले सेल्फ चार्जिंग ऊर्जा उपकरण का विकास किया है, ठीक। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारतीय वैज्ञानिकों ने जनवरी 2026 में सूर्य की रोशनी से सीधे चार्ज होने वाला एक अभूतपूर्व स्वतः चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत, अपने प्यारे भारत देश ने यह जो है उपकरण विकसित किया है। यह अनूठी तकनीक सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा को सीधे स्टोर करती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत किया गया है। यह डिवाइस निकिल कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो वायर्स द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों यह जो है यह सूर्य से सीधे चार्ज होगा, ठीक है, सेल्फ चार्ज होगा, अपने आप चार्ज हो जाएगा सूर्य की रोशनी से, ठीक। और यह किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है अपने प्यारे भारत देश ने इसे विकसित किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.2 किस संस्था ने शुरू किया है? तो दोस्तों अभी जो ये संपूर्णता अभियान 2.2 है, इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा यह शुरू किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं संपूर्णता अभियान 2.0 के बारे में, यह क्यों चालू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक की है। तो दोस्तों यह 28 जनवरी से अभियान चलेगा और 14 अप्रैल 2026 तक यह अभियान चलेगा, ठीक है। यह 3 महीने का अभियान 112 आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख सूचकांकों को बेहतर करने के लिए चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस अभियान का दोस्तों जो उद्घाटन किया है वो किया है नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है इस संपूर्णता अभियान 2.0 का, ठीक। तो ये तो दोस्तों इस प्रश्न से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात हो रही दोस्तों नीति आयोग की, तो आइए मैं नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और यह योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी जी हैं, ठीक। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे आपको याद रखना है अरविंद पनगड़िया जी जो थे, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सीईओ की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम, ये दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। तो ये दोस्तों नीति आयोग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है?
रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों अभी रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हंसा शर्मा। कैप्टन हंसा शर्मा जो है ये रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये दोस्तों आप इनकी फोटो दे सकते हैं, कैप्टन हंसा शर्मा ये यही हैं। इन्होंने जो है दोस्तों सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो आइए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कैप्टन हंसजा शर्मा है। कैप्टन हंसजा शर्मा जम्मू के रिहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये जम्मू के जम्मू के निवासी हैं, ठीक है। उन्होंने नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल यानी कि CAATS में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। तो इन्होंने दोस्तों प्रशिक्षण कहाँ पूरा किया है? अपना नासिक में इन्होंने किया है। और दोस्तों जो ये रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और यह एक स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए दोस्तों जानते हैं इस स्लाइड में भारतीय सेना में तैनात होने वाली पहली महिला कौन कौन सी हैं। तो भारतीय सेना की जो पहली महिला सूबेदार है आपको याद रखना है कौन है? प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? तो आपको याद रखना है लॉन्स नाइस ज्योति प्रकाश, ठीक। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो आपको याद रखना है शिवांगी जोशी जो है नौसेना की पहली महिला पायलट है। वही बात करें दोस्तों वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो आपको याद रखना है हिना अग्रवाल जो है सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो आपको याद रखना है ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज है। और भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो आपको याद रखना है आयशा अजीज जो है भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। यह दोस्तों 15 वर्ष की उम्र में इनको जो है पायलट का लाइसेंस मिल गया था, इसीलिए ये सबसे युवा जो है महिला पायलट हैं आयशा अजीज। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आपको याद रखना है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है थाईलैंड मास्टर्स 2026 में विश्व बैडमिंटन संघ टूर सुपर 300 खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत की है देविका सिहाग। देविका सिहाग ने दोस्तों थाईलैंड मास्टर 2026 में विश्व बैडमिंटन संघ टूर सुपर 300 खिताब जीता है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत की 20 वर्षीय दोस्तों 20 वर्षीय हैं, 20 वर्ष की हैं। भारत की 20 वर्षीय शटलर देविका सिहाग ने 1 फरवरी 2026 को बैंकॉक में खेले गए फाइनल मुकाबले में ये जीत हासिल की है। तो दोस्तों यहाँ जो मुकाबला हुआ था, फाइनल मुकाबला ये कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। उन्होंने मलेशिया की गो जिन वेई को हराया। दोस्तों फाइनल में उन्होंने जो है मलेशिया की गो जिन वेई को हराया है, ठीक। इससे पहले यह उपलब्धि PV सिंधु और साइना नेहवाल के नाम थी। तो दोस्तों ये जो सुपर 300 है खिताब, सुपर 300 खिताब जो है यह तीसरी जो है ये तीसरी महिला बन गई है जीतने वाली, ठीक, तीसरी खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले यह उपलब्धि PV सिंधु और साइना नेहवाल के नाम थी, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलेना रैबाकिना। एलेना रैबाकिना दोस्तों ये कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने जीता है। तो दोस्तों ये एलेना रैबाकिना की फोटो है। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता है।
फाइनल मुकाबले में उन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना सबालेंका, जो दोस्तों बेलारूस की हैं, उनको इन्होंने फाइनल में हराया है और ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, आरियाना सबालेंका, ठीक। यह दोस्तों एलिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2002 में विंबलडन जीता था, ठीक है। तो इससे पहले इन्होंने 2002 में विंबलडन ओपन जीता था और यह इनका जो है एलिना रायबाकिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों 2026 पुरुष एकल खिताब विजेता, तो मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका जो ये हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने जीता है। और इन्होंने किसको हराया था, तो ये भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, नोवाक जोकोविच को हरा के इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 13वां जो भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास खंजर है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित 13वां खंजर अभ्यास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खंजर 13 अभ्यास असम के सोनितपुर जिले में स्थित मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ यार आपको याद रखना है, असम के सोनितपुर जिले में स्थित मिसामारी में इसका आयोजन किया जा रहा है खंजर अभ्यास का। और यह दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। यह 14 दिवसीय अभ्यास 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक चलेगा, ठीक। तो यह अभ्यास कब तक चलेगा, 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक। इसमें भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के जवान हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों इस अभ्यास में जो दोस्तों भारत की तरफ से जो भाग ले रहे हो, वो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट और वहीं किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। बात करें दोस्तों इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, तो इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2011 में, ठीक। अब बात करें जो पिछला संस्करण है यानी कि 12वां खंजर अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है टोकमोक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। और वही बात करें दोस्तों तो 11वां कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में जो है इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स। और ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के किस एयरपोर्ट का नाम संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम जो है अब संत गुरु रविदास जी के नाम पर हो जाएगा। इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर पंजाब के जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 1 फरवरी 2026 को जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखा है, ठीक। तो ये जो आदमपुर रेलवे स्टेशन का अब नाम संत गुरु रविदास जी के नाम पर हो गया है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और यह एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना है पंजाब में यह स्थित है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लुधियाना के हरिद्वार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने लुधियाना के हरिद्वार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो, भूले भटके मेरे चैनल पे आ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए
आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।